गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेद माता गायत्री शिक्षण संस्थान विद्यालय अरनिया कक्षा 12 विषय हिंदी अनिवार्य भाग 2 पाठ संख्या 4 का पार्ट लेकर के मैं गायत्री स्कूल के प्लेटफॉर्म पर सुल्तान राम गसिया एक बेहद और बहुत ही बढ़िया शानदार क्लास लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हूँ। तो प्यारे विद्यार्थियों, आइए आप हैव रघुवीर सहाय जो कवि हैं उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो अपन बात कर रहे हैं रघुवीर सहाय के संदर्भ में। ये आपको तस्वीर दिख रही है ना इधर, ये अपना जो कवि रघुवीर सहाय है उसकी है। तो आइए विद्यार्थियों, इसके जीवन परिचय के संदर्भ में अपन आगे बढ़ते हैं। रघुवीर सहाय का जन्म सन 1929 लखनऊ उत्तर प्रदेश में इनका क्या हुआ विद्यार्थियों, जन्म हुआ। रघुवीर सहाय जो कवि हैं वो बहुत ही अच्छे कवि माने जाते हैं। जन्म सन 1929 लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ। प्रमुख रचनाएं अज्ञे द्वारा संपादित दूसरा सप्तक 1951 में, आरंभिक कविताएं महत्वपूर्ण काव्य संकलन है। आपको ध्यान होगा जो अज्ञे जी थे ना, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य अज्ञे, तो अज्ञे ने तार सप्तक चलाया था जिसमें कितने कवि थे, 7 कवि हुआ करते थे। तो रघुवीर सहाय है वो दूसरा जो तार सप्तक था ना, उस तार सप्तक के ये कवि थे। हाँ, महत्वपूर्ण काव्य संकलन सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, पत्रकारिता में, ऑल इंडिया रेडियो के हिंदी समाचार विभाग से भी संबद्ध रहे हैं रघुवीर सहाय जी। फिर हैदराबाद से निकलने वाली पत्रिका कल्पना और उसके बाद दैनिक नवभारत टाइम्स तथा दिनमान से संबद्ध भी रहे हैं। फिर देखो आगे, कल्पना और उसके बाद दैनिक नवभारत टाइम्स तथा दिनमान से संबद्ध रहे। सम्मान, देखो इस कवि को सम्मान भी मिला है। क्या क्या सम्मान मिले हैं, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है ना, जो अपनी साहित्य अकादमी है उसके द्वारा भी रघुवीर सहाय को सम्मानित किया गया है। और निधन सन 1990 में कहाँ हुआ विद्यार्थियों, दिल्ली में हुआ। ठीक है, अब आगे देखते हैं थोड़ा, चलिए। ठीक है, यस, चलो। कुछ होगा अगर मैं बोलूँगा, न टूटे तिलस्म सत्ता का मेरे अंदर एक कायर टूटेगा। ये इस कवि की क्या है, कुछ पंक्तियाँ हैं कि कुछ होगा अगर मैं बोलूँगा। रघुवीर सहाय कवि क्या कहते हैं कि कुछ होगा, कि कुछ जरूर बदलाव होगा, निश्चित रूप से बदलाव होगा यदि मैं कुछ कहूँगा। मतलब कवि की लेखनी यदि कुछ चलेगी ना तो कुछ न कुछ होगा। न टूटे तिलस्म सत्ता का, ये जो सत्ता है उस समय की जो शासन व्यवस्था है उसके संदर्भ में कवि की दृष्टि गई है कि न टूटे तिलस्म सत्ता का मेरा अंदर एक कायर टूटेगा, है ना। मैं इस सत्ता के प्रति जो कायर बना हुआ हूँ वो कायर एक दिन निश्चित टूटेगा, अर्थात अपनी बात कहेगा।
रघुवीर साय समकालीन हिंदी कविता के संवेदनशील नागरचेरा है। रघुवीर साय समकालीन हिंदी कविता के संवेदनशील नागरचेरा है। विद्यार्थियों, संवेदनशील शब्द, संवेदनशील का मतलब है कि दूसरों की पीड़ा को स्वयं समझना और उसके अनुसार ही पीड़ा को महसूस करना, है ना, उसको क्या कहेंगे? संवेदनशील कहेंगे। क्या, एक बार पुनः देखिए, संवेदनशील का मतलब है कि दूसरों की पीड़ा को स्वयं अनुभव करना संवेदनशील होता है। तो ये कवि हैं वो संवेदनशील कवि हैं। आगे देखिए, सड़क, चौराहा, दफ्तर, अखबार, संसद, बस, रेल और बाजार की बेलोस भाषा में उन्होंने कविता लिखी है। घर मोहल्ले के चरित्रों पर कविता लिखकर इन्हें हमारी चेतना का स्थायी नागरिक बनाया। हत्या, लूटपाट और आगजनी, राजनीतिक भ्रष्टाचार और छल छंदम इनकी कविता में उतरकर खोजी पत्रकारिता की सनसनीखेज रपटे नहीं रह जाते, आत्मान्वेषण का माध्यम बन जाते हैं। ये ठीक है कि पैसे से वे पत्रकार थे। वो पैसे से क्या थे भाई? पत्रकार थे। अरे पैसे का मतलब समझते हैं कि ध्यान देना, ये इंडिकेटर हो रहा है ना। पैसे का मतलब व्यवसाय। तो रघुवीर साहब कैसा व्यवसाय करते थे? पत्रकार, ठीक है, संवाददाता। लेकिन वे सिर्फ पत्रकार ही नहीं, सिद्ध कथाकार और कविता भी थे, है ना। ये रघुवीर साहब हैं वो पत्रकार ही नहीं, पत्रकार के अलावा क्या क्या हैं? कथाकार, कहानीकार भी हैं, और क्या हैं? कविता लिखने वाले कवि भी हैं। कविता को उन्होंने एक कहानीपन और एक नाटकीय वैभव दिया है। जातीय या व्यक्तिगत स्मृतियाँ उनके यहाँ नहीं के बराबर है, इसलिए उनके दोनों पांव वर्तमान में ही गड़े हैं। बावजूद इसके मार्मिक उजास और व्यंग्य बुझी खुरदरी मुस्कानों से उनकी कविता पटी पड़ी है। छंद अनुशासन के लिहाज से भी अनुपम है। छंद अनुशासन, छंदों के नियमों के अनुसार कविता का सर्जन किया है, इसलिए छंद के अनुशासन का रघुवीर साय ने क्या रखा है? बिल्कुल पूरा ध्यान रखा है। हाँ, अनुपम है, पर ज़्यादातर बातचीत की सहज शैली में उन्होंने लिखा और बखूबी लिखा है। ठीक है विद्यार्थियों, चलो आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो ये लो आगे। बतौर पत्रकार और कवि घटनाओं में निहित विडंबना और त्रासदी को भी उन्होंने देखा है। बतौर पत्रकार और कवि घटनाओं में निहित विडंबना, दुर्भाग्य और त्रासदी को भी उन्होंने देखा। रघुवीर साय की कविताओं की दूसरी विशेषता है छोटे या लघु की महत्ता का स्वीकार। चाहे देखो छोटा हो चाहे लघु, एक ही बात है, छोटा और लघु, लेकिन फिर भी समझने के लिए दोनों शब्द हैं। छोटे या लघु की महत्ता का अर्थ जानिए, इंडिकेटर लगा रहा हूं मैं शब्द के, आप जानेंगे महत्व को स्वीकार किया है। वे महज बड़े कहे जाने वाले विषयों या समस्याओं पर ही दृष्टि नहीं डालते, बल्कि जिनको समाज में हाशिए पर रखा जाता है उनके अनुभवों को भी अपनी रचनाओं का विषय बनाते हैं। रघुवीर जी ने भारतीय समाज में ताकतवरों की बढ़ती हैसियत और सत्ता के खिलाफ भी साहित्य और पत्रकारिता के पाठकों का ध्यान खींचा है। विद्यार्थियों, रामदास नाम की उनकी कविता आधुनिक हिंदी कविता की एक महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। रामदास नाम की उनकी एक कविता है, वो आधुनिक हिंदी कविता की एक महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। आगे चलते हैं।
अत्यंत साधारण और अनायासी प्रतीत होने वाली शैली में समाज की, देखो सॉरी ये शब्द नहीं दिखेगा आपको, मैं दिखा दूं, ये लो, हाँ, अत्यंत साधारण और अनायासी प्रतीत होने वाली शैली में समाज की दारुण विडंबनाओं को पकड़ने की जो कला रघुवीर शाह की कविताओं में मिलती है, उसका प्रतिनिधि उदाहरण यहाँ प्रस्तुत कविता कैमरे में बंद अपाहिज जो लोग भूल गए हैं संग्रह से ली गई है। अब देखो अपनी पाठ्य पुस्तक में जो कविता रघुवीर शाह की दे रखी है उसके संदर्भ में विद्यार्थी अपन गहन जानेंगे। क्या कह रहे हैं कवि, सुनना। समाज की दारुण समझते हैं, जो भयंकर पीड़ा देने वाली हो, विडंबनाओं को पकड़ने की जो कला रघुवीर शाह की कविताओं में मिलती है, उस कला का ही एक प्रतिनिधि शब्द का अर्थ है मुख्य उदाहरण यहाँ प्रस्तुत कविता कैमरे में बंद अपाहिज जो लोग भूल गए हैं संग्रह से ली गई है। देखो आपकी जो कविता है ना, कैमरे में बंद अपाहिज, ये कौन से काव्य संग्रह से ली गई है? ये ली गई है लोग भूल गए हैं। आई बात समझ में कि कैमरे में बंद अपाहिज कविता कौन से काव्य संग्रह से ली गई है? लोग भूल गए हैं। शारीरिक चुनौती को झेलते व्यक्ति से टेलीविजन कैमरे के सामने किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे? क्या शारीरिक चुनौती को झेलते व्यक्ति से टेलीविजन कैमरे के सामने किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे? समझना, कोई व्यक्ति है वो शारीरिक पीड़ा है ना, शारीरिक पीड़ा झेल रहा है, और जो कैमरामैन वाले हैं है ना, आपने बड़े शहरों में गाँव में भी हैं, अक्सर ऐसा अवसर आ ही जाता है, लेकिन शहरों में अधिकतर आता ही रहता है। जो ये कैमरे वाले हैं, मीडिया वाले हैं ना, मीडिया शब्द से समझ गए होंगे कि मीडिया वाले हैं, कैमरे वाले हैं, एक ही बात है। वो कौन से व्यक्ति से प्रश्न पूछते हैं? जो शारीरिक पीड़ा झेल रहे हैं। तो उनसे कैसे प्रश्न पूछते हैं? आप कैसे पीड़ित हैं? क्या पीड़ित होने पर आप अच्छा अनुभव कर रहे हैं? अरे मीडिया वाले पूछते हैं ना। अरे कई बार देखा होगा विद्यार्थियों आपने, अपने जो विधायक हैं, मंत्री वगैरह हैं, उनसे कभी कभी मीडिया वाले प्रश्न करते हैं, हाँ मंत्री जी आपको है मंत्री बनने पर है, आपको कैसा अनुभव हो रहा है? फिर पूछते हैं साहब ये बताओ कि आपके द्वारा विकास कार्यों की कार्यशैली किस प्रकार से चल रही है ना। तो अजीब अजीब प्रश्न पूछते हैं इनसे, हैं तो अब इनसे अजीब अजीब प्रश्न पूछते। ऐसे ये मीडिया वाले क्या हैं कि शारीरिक चुनौतियों का सामना करने वाले व्यक्ति से क्या अजीब अजीब प्रश्न है ना पूछते हैं, जो जिक्र अपन इस कविता में करेंगे। चलो सवाल पूछे जाएंगे और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उससे कैसी भंगिमा की अपेक्षा की जाएगी, इसका लगभग सपाट तरीके से बयान करते हुए कवि ने एक तरह से पीड़ा के साथ दृश्य संचार माध्यम के संबंध को रेखांकित किया है। अब देखो उससे कैसी भंगिमा, भंगिमा का मतलब है अपने विचार व्यक्त करते समय जो एक मनुष्य के द्वारा चित्र उभारा जाता है। अरे भाई जैसे कि भाई चाय पियोगे तो अपन सीरियल आकर है, तो वो अपनी क्या बनी, एक भंगिमा बनी। किसकी? चेहरे की भंगिमा बनी कि नहीं? हाँ, तो सपाट तरीके से बयान करते हुए कवि ने एक तरह से पीड़ा के साथ दृश्य संचार माध्यम के संबंध को रेखांकित किया है। किसी की पीड़ा को बहुत बड़े
दर्शक वर्ग तक पहुंचाने वाले व्यक्ति को उस पीड़ा के प्रति स्वयं संवेदनशील होने और दूसरों को संवेदनशील बनाने का दावेदार होना चाहिए। देखो स्वयं को क्या बनना चाहिए, संवेदनशील बनना चाहिए और दूसरों को भी संवेदनशील बनाने का दावेदार होना चाहिए कि जिसके जैसी पीड़ा है ना, अरे जिसके जैसी पीड़ा है, ठीक है ना, वैसा उसको भाव दिखाना चाहिए। हाँ आगे देखो, लेकिन विडंबना यह है कि आप जब पीड़ा को पर्दे पर उभारने का प्रयास करते हैं तब कारोबारी दबाव के तहत आपका रवैया संवेदनहीन हो जाता है। सहाय जी की ये कविता टेलीविज़न स्टूडियो के भीतर की दुनिया को उभारती है। टेलीविज़न स्टूडियो की भीतर की दुनिया को उभारती जरूर है, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि इसे सिर्फ टेलीविज़न माध्यम से जोड़कर देखा जाए। अपनी व्यंजना में यह कविता हर ऐसे व्यक्ति की ओर इशारा करती है जो दुख, दर्द, यातना, वेदना को बेचना चाहता है। आगे देखते हैं, चलो थोड़ा ऊपर ले लेते हैं पेज को, ठीक है, समझ में आएगा अब आपके। इस कविता को शारीरिक चुनौती झेलते लोगों के प्रति संवेदनशील नजरिया अपनाने के लिए प्रेरित करते पाठ के रूप में भी देखा जा सकता है। इस कविता को शारीरिक चुनौती झेलते लोगों के प्रति, देखो शारीरिक चुनौती झेल रहे हैं लोग, संवेदनशील नजरिया अपनाने के लिए प्रेरित करते पाठ के रूप में भी देखा जा सकता है। इसके लिए कवि ने धुर संवेदनहीनता को रेखांकित करने का तरीका अपनाया है। वह दिखलाता है कि किस तरह करुणा जगाने के मकसद से शुरू हुआ कार्यक्रम क्रूर बन जाता है। देखो वह दिखलाता है कि किस तरह करुणा जगाने के मकसद से, भाई संवेदनशीलता जगाने के मकसद से शुरू किया गया कार्यक्रम क्या बन जाता है, क्रूर। अरे इस कुर शब्द पर इंडिकेटर हो रहा है ना, कुर शब्द का क्या अर्थ लिखेंगे, निर्दयता, निर्दयता है या निर्दय बन जाता है, ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं। आइए आगे, ये लो, हम अपनी कविता है उसके पास आ गए हैं। कौन सी कविता है, कैमरे में बंद अपाहिज। अपाहिज शब्द से आप समझ गए होंगे। अरे अपाहिज किसको कहेंगे, जो शारीरिक विकलांग होगा। अपाहिज किसको कहेंगे, जो शारीरिक विकलांग होगा। चलो कविता का वाचन करते हैं अपन। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में, उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं, तो आप क्यों अपाहिज हैं, आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है, कैमरा दिखाओ इसे बड़ा करके। हाँ तो देखो, हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए। कौन कह रहे हैं, कैमरामैन वाले। किससे, शारीरिक चुनौतियाँ जो मनुष्य झेल रहा है उससे क्या कह रहे हैं, हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए। वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा, और अपाहिज है कि वो बता नहीं पाएगा। कैमरे वाले इस प्रकार के क्या कर रहे हैं, उनसे प्रश्न कर रहे हैं। सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है, कैसा यानी कैसा लगता है।
हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा, हम है ना कैमरामैन वाले, हाँ कि ऐसा लगता है, आपको चलने में ऐसी दिक्कत होती है, बोलने में ऐसी दिक्कत होती है, आपके हाथ की वजह से इस प्रकार का कष्ट होता है ना, तो ऐसा बताएंगे, अपने आप ही वो कैमरे वाले बताते रहेंगे। चलो थोड़ी कोशिश करिए, ये अवसर खो देंगे, थोड़ी कोशिश करिए, ये अवसर खो देंगे कि आप जल्दी बताइए आप कैसा महसूस करते हैं। देखो थोड़ी कोशिश करिए, ये अवसर खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते, मीडिया वाले क्या कह रहे हैं, आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते, अगले पेज पर, हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे, है ना, इस प्रकार के सवाल पूछ पूछ करके हम पूछ पूछ कर को उसको रुला देंगे। इंतज़ार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का, करते हैं। हाँ, ये प्रश्न पूछा नहीं जाएगा कि भाई रोने वाले कब से हैं रे, यह प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। अब कैमरा वाले देखो क्या कर रहे हैं आगे। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आंख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसम सहाट भी। आशा है आप उसे उसके अपंगता की पीड़ा मानेंगे। एक और कोशिश दर्शक, धीरज रखिए, देखिए हम दोनों एक संग रुलाने हैं। देखो ये कैमरा दिखाई दे रहा है क्या आपको? हाँ, ये कैमरा मैन। अब देखो मैं बता रहा था ना, शारीरिक चुनौती चुनौतियों का सामना करने वाले व्यक्ति से। देखो ये कैमरा है, इसमें ये मीडिया वाला है ना, वो किस पर बैठा हुआ है, देखो ये कुर्सी पर बैठा हुआ है ना, इंडिकेटर से देखिए, ये मीडिया वाले हैं, वो चेयर पर बैठा हुआ है। और इधर देखो ये अपाहिज व्यक्ति है। कैसा अपाहिज है? अपाहिज, तो तभी तो कविता का नाम रखा है ना, कैमरे में बंद अपाहिज। तो देखो ये अपाहिज व्यक्ति है। अब इससे सवाल कर रहा है ये कैमरामैन। क्या सवाल कर रहा है? अभी जो मैंने कविता में बताए थे ना, हाँ, कि आपको अपाहिज होने पर कैसा लगता है, बताइए, जल्दी बताइए, सोचकर बताइए। हाँ, बहुत अच्छा लगता होगा। अच्छा, आप कैसा महसूस कर रहे हैं, है ना? इस प्रकार के देखो विद्यार्थियों, ये कैमरामैन इस अपाहिज से प्रश्न कर रहा है। बहुत बढ़िया। हाँ, आप और वह दोनों, आप और वह दोनों कौन? कैमरा, बस करो, नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है, अब मुस्कुराएंगे हम। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी कसर रह गई, धन्यवाद। बहुत बढ़िया कविता बनाई रघुवीर सहाय ने, कि आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य को लेकर के एक कार्यक्रम है, वो टेलीविज़न पर प्रसारित किया जा रहा था, हैं क्या, कि भाई सामाजिक उद्देश्य मतलब समाज का हित हो रहा है, भला हो रहा है, लेकिन देखो क्या हुआ, थोड़ी सी कसर रह गई, कसर कमी, धन्यवाद। और अपना कविता का क्या हो जाता है, समापन हो जाता है। ठीक है विद्यार्थियों, अब इसका अपन भावार्थ ग्रहण करेंगे, इसकी है ना, क्या करेंगे, व्याख्या वगैरह करेंगे। ठीक है भाई, ठीक है, चलिए। हाँ, अब आइए अपने पहले वाले पेज पर एक बार के लिए। जहाँ से हमने कविता शुरू की है, ठीक है। चलिए, हाँ, तो विद्यार्थियों अपन ने एक बार कुछ शब्दार्थ हैं वो देख लेते हैं। समर्थ,
समर्थ का लिखो आप सक्षम, समर्थ सक्षम। शक्तिवान का शक्तिवान हो जाएगा, या ताकतवर लिख लो, लिखना चाहिए तो ताकतवर। सक्षम हमें एक दुर्बल, दुर्बल का लिखो कमजोर, दुर्बल का लिखो कमजोर। अपाहिज, अपंग, अपाहिज अपंग। ठीक है, चलो आगे चलिए। अपंग या विकलांग भी होता है भाई, है ना। हाँ, दुख कष्ट या पीड़ा। आगे चलते हैं। शब्दार्थ जान रहे हैं अपन। दिखाओ इसे, आपका दुख क्या है जल्दी बताए। दुख नहीं बता पाएगा। अपाहिज, अच्छा कैसा, तो ये तो सरल सरल सब दिख रहे हैं यहाँ तक तो। हाँ ये देखो, रोचक, रोचक का लिखो आप, रोचक शब्द का अर्थ लिखो रोचक, दिलचस्प, दिलचस्प, रोचक का दिलचस्प। अब चलेंगे अगले पेज पर। इंतजार, प्रतीक्षा, इंतजार प्रतीक्षा, प्रतीक्षा। इंतजार का क्या लिखेंगे? प्रतीक्षा। फिर देखो कसमसाहट, इसका अर्थ यहाँ लिख देता हूँ, बेचैनी, बेचैनी, कसमसाहट बेचैनी। और लो आगे बढ़ाएं। क्या हुआ? आगे देखिए, धीरज। अब उसी पीड़ा मानेंगे धीरज, धैर्य, धीरज धैर्य। विद्यार्थियों है ना, मैं छोटा बड़ा वगैरह कर रहा हूँ तो आप भी इस हिसाब से देख लेना। पर्दे पर, टीवी पर, वक्त, समय, कसर, कमी। हाँ ठीक है। एक संग यानी साथ, संग यानी साथ। अगले पेज पर और देख लेते हैं क्या रह गया। आप और वह दोनों कैमरा बहस करो, नहीं हुआ रहने दो। वक्त, समय, कीमत यानी मूल्य है रे। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही। ये अपना है ना कविता है वो पूरी हो गई है।
अब आइए वापस ठीक है, ये लो। अब हम इसका क्या करेंगे, प्रसंग। देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ प्रसंग, ठीक है। अब मैं कहाँ से कहाँ तक लिख रहा हूँ, है ना, वो आप देख लेना। फिर एक बार ही लिखूँगा मैं प्रसंग, उसके बाद में आप है वो अगले वाला है वो आप लिख लेंगे। हम दूरदर्शन, अरे यहाँ से तो चलो ले करके चलेंगे इस कविता को, और कहाँ तक के करेंगे जल्दी बताइए, वह दुख बता नहीं पाएगा, मतलब यहाँ तक का प्रसंग। तो लो, है ना, ये लो भाई, इधर लिख देता हूँ, सुनो प्रसंग। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक है, प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित, आरोह है भाग 2 में, भाग 2 में संकलित, हाँ, संकलित कैमरे में बंद अपाहिज, संकलित कैमरे में बंद अपाहिज, शीर्षक कविता से लिया गया है, शीर्षक कविता से लिया गया है, शीर्षक कविता से लिया गया है। इस कविता के रचयिता, इस कविता के रचयिता रघुवीर सहाय हैं, रघुवीर सहाय हैं, रघुवीर सहाय हैं। इस कविता में कवि ने, इस कविता में कवि ने मीडिया की संवेदनहीनता, कवि ने मीडिया की संवेदनहीनता का चित्रण किया है, संवेदनहीनता का चित्रण किया है। ये इसका क्या हुआ, प्रसंग। कवि का मानना है कि मीडिया वाले दूसरे के दुख को भी व्यापार का माध्यम बना लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ तक का मैंने बता दिया। अब क्या करेंगे अपन, अब देखना इसका भावार्थ है। अब यहाँ से क्या करेंगे, व्याख्या। तो सुनो विद्यार्थियों, व्याख्या। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान हैं। कवि मीडिया के लोगों की मानसिकता का वर्णन करता है, कवि मीडिया के लोगों की मानसिकता का वर्णन करता है। मीडिया के लोग स्वयं को समर्थ और शक्तिवान मानते हैं। कवि
मीडिया के लोगों की मानसिकता का वर्णन करते हुए कहता है कि मीडिया के लोग स्वयं को समर्थ और शक्तिशाली मानते हैं। वे ही दूरदर्शन पर बोलते हैं। अब वे एक बंद कमरे अर्थात स्टूडियो में एक कमज़ोर व्यक्ति को बुलाएंगे, हम एक दुर्बल को लाएंगे, है ना। कैमरे में बंद एक कमज़ोर व्यक्ति को पर्दे पर लाएंगे और उससे प्रश्न पूछेंगे आप क्या अपाहिज हैं, है ना। क्या आप अपाहिज हैं? तो आप क्यों अपाहिज हैं, है ना। उससे प्रश्न पूछेंगे क्या आप अपाहिज हैं, यदि हैं तो आप क्यों अपाहिज है। अरे मीडिया वाले पूछते हैं क्या आप अपाहिज हैं, और फिर उससे क्या आप अपाहिज क्यों है। अब क्यों है, बनगो खुद थोड़ी बनगो साहब है अपाहिज, आप अपाहिज क्यों हैं? क्या आपका अपाहिजपन आपको दुख देता है? क्या आपका अपाहिजपन आपको दुख देता है? वास्तव में प्रश्न कर रहे हैं, बहुत अच्छे प्रश्न पूछेंगे। क्या आप अपाहिज हैं, यदि आप हैं तो क्यों अपाहिज है? क्या आपका अपाहिजपन आपको दुख देता है? ये प्रश्न इतने बेतुके हैं कि बेतुका ही प्रश्न है ना। ये प्रश्न इतने बेतुके हैं कि इनका उत्तर नहीं दे पाएगा, जिसकी वजह से वह चुप रहेगा। इस बीच प्रश्नकर्ता कैमरे वाले को निर्देश देता है, इस पर है ना, प्रश्नकर्ता है वो कैमरे वाले पर कैमरे को निर्देश देता है कि इसको अपाहिज को स्क्रीन पर बड़ा दिखाओ, है ना। कैमरा दिखाओ इसे बड़ा स्क्रीन पर बड़े पर्दे के ऊपर इसको दिखाओ। फिर उससे प्रश्न पूछा जाएगा आपको क्या दुख है, अपने दुख को जल्दी बताइए, और वह दुख बताएगा। अपने दुख को जल्दी बताइए। अपाहिज इन प्रश्नों का उत्तर नहीं देगा, क्योंकि यह प्रश्न उसकी मजाक बता नहीं पाएगा, क्योंकि इन प्रश्नों से वो उसकी मीडिया वाले क्या उड़ाएंगे, मजाक उड़ाएंगे। चलो देखो एक बार पुनः मैं अर्थ बता दूं, यहाँ से देखो। कवि मीडिया के लोगों की मानसिकता का वर्णन करते हुए कहता है कि मीडिया वाले अपने आप को समर्थ और शक्तिशाली मानते हैं और अपने कैमरे में एक दुर्बल व्यक्ति को, कमज़ोर व्यक्ति को बुलाएंगे और उससे प्रश्न पूछेंगे कि क्या आप अपाहिज हैं, आपको अपाहिज, है ना। उससे प्रश्न पूछेंगे कि आप, है ना, क्या आप अपाहिज हैं, आप अपाहिज क्यों हैं, यदि हैं तो आप क्यों अपाहिज हैं, क्या आपका अपाहिजपन आपको दुख देता होगा। ये प्रश्न इतने बेतुके हैं कि अपाहिज इनका उत्तर नहीं दे पाएगा ने। फिर देखो, प्रश्न पूछने वाला कैमरामैन से कहता है कि इसको बड़े पर्दे पर दिखाइए, है ना, बड़े पर्दे पर दिखाइए। फिर उससे प्रश्न पूछा जाएगा, हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है, हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है, अपने दुख को जल्दी बताइए, अपने दुख को जल्दी बताइए। वह दुख बता नहीं पाएगा, अपाहिज अपना दुख बता नहीं पाएगा, अपाहिज इन प्रश्नों का उत्तर नहीं देगा, क्योंकि ये प्रश्न उसका क्या बन जाएगी, मजाक बन जाएगी। आया क्या समझ में विद्यार्थियों? हैं, मैंने तो बहुत सरल तरीके से बताया है। चलो विशेष के लिए यहाँ एक प्रश्न लगा देता हूँ विद्यार्थियों।
ये लो एक प्रश्न लगा दिया मैंने। चलो यहाँ देखते हैं विशेष। अब आपने ये कविता पढ़ी, उसका क्या विशेष है? मीडिया की मानसिकता पर करारा व्यंग्य है। मीडिया की मानसिकता, मीडिया की मानसिकता पर करारा, मानसिकता पर करारा व्यंग्य है, व्यंग्य है। काव्यांश में नाटकीयता है, काव्यांश में नाटकीयता है, नाटकीयता है। भाषा सहज व सरल है, भाषा सहज व सरल है। व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है, व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है, किया गया है। ये इसका क्या हो गया? विशेष हो गया। अब देखिए आगे, यहाँ से अपन क्या करेंगे? भावार्थ करेंगे। रह थोड़ी गया और कुछ, 1 मिनट। देखो, सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। कैसा यानी कैसा लगता है? लगता है हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा। सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, ये अवसर खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के, है ना, कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पढ़ने का। करते हैं? ये अगले पृष्ठ पर है ये बातें। तो आप हैं वो प्रसंग सुन लो। अब यहाँ मैं आपको प्रसंग सुना रहा हूँ, सुन लीजिए। बार बार लिखवाने की जरूरत नहीं है। प्रसंग। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कैमरे में बंद अपाहिज शीर्षक कविता से लिया गया है। इस कविता के रचयिता रघुवीर साय हैं। इस कविता में कवि ने मीडिया की संवेदनहीनता का चित्रण किया है। कवि का कहना है कि मीडिया के लोग किसी न किसी तरह से दूसरे दुख को भी व्यापार का माध्यम बना लेते हैं। ये क्या हुआ? प्रसंग। अब सुनो व्याख्या। व्याख्या में देखो, सोचिए, बताइए। हाँ, कवि कहता है कि मीडिया के लोग, कवि कहता है कि मीडिया के लोग अपाहिज से बेतुके प्रश्न करते हैं, बेतुके सवाल करते हैं। वे अपाहिज से पूछते हैं कि अपाहिज होकर आपको कैसा लगता है। देखो, कवि है ना, कवि मीडिया के लोगों, कवि मीडिया के, सॉरी, कवि कहता है कि मीडिया के लोग अपाहिज से बेतुके सवाल करते हैं। वे अपाहिज से पूछते हैं, वे अपाहिज से
पूछते हैं कि अपाहिज होकर आपको कैसा लगता है। ये बात सोचकर बताइए, है ना, ये बात सोचकर बताइए। यदि वह नहीं बता पाता है, यदि वह नहीं बता पाता है तो वे स्वयं ही उत्तर देने की कोशिश करते हैं। यानी कैसा लगता है हम खुद इशारे से बताएंगे। हाँ, उत्तर देने की कोशिश करते हैं, वे इशारे करके बताते हैं, है ना, वे इशारे करके बताते हैं। कौन? कैमरा वाले हैं ना, वो इशारा करके बताते हैं कि क्या उन्हें ऐसा महसूस होता है, क्या उन्हें ऐसा महसूस होता है। सोचिए, बताइए। और फिर कैमरामैन, है ना, थोड़ा सोचकर और कोशिश करके, थोड़ा सोचकर और कोशिश करके बताइए। यदि आप इस समय नहीं बता पाएंगे तो ये सुनहरा अवसर खो देंगे, है ना। आप इस समय नहीं बताएंगे तो सुनहरा अवसर खो देंगे। अपाहिज के पास इससे बढ़िया मौका, है ना, अपाहिज के पास इससे बढ़िया मौका नहीं हो सकता कि वह अपनी पीड़ा समाज के सामने रख सके। हाँ, मीडिया वाले कहते हैं कि हमारा लक्ष्य कार्यक्रम को रोचक बनाना है और इसके लिए हम ऐसे प्रश्न पूछेंगे कि वह रोने लगेगा। वे समाज पर भी कटाक्ष करते हैं कि वे भी उसके रोने का इंतजार करते हैं। वह यह प्रश्न दर्शकों से नहीं पूछा जाएगा। अब देखो, मैं एक बार और बता दूं, यहां से सुनिए। कवि में, है ना, कवि कहता है कि मीडिया के लोग अपाहिज से बेतुके प्रश्न पूछते हैं। अपाहिज से कहते हैं कि अपने दुख को सोच करके बताइए, आपको अपाहिज बनने पर कैसा लगता है, आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है, यह बात आप सोच करके बताइए। यदि वह नहीं बता पाता है, यदि वह नहीं बता पाता है तो मीडिया वाले कहते हैं, यानी कैसा लगता है ना, खुद मीडिया वाले अपने इशारों से बताएंगे कि क्या ऐसा लगता है ना, वे इशारा करके बताते हैं कि क्या उन्हें ऐसा महसूस होता है। सोचिए, थोड़ा सोचकर और कोशिश करके बताइए, है ना। मीडिया वाले सवाल अपाहिज से करते हैं कि थोड़ा सोचिए और सोच करके बताइए, थोड़ी कोशिश करके बताइए, है कि यदि आप इस समय नहीं बता पाएंगे तो ये अवसर आप खो दें, है ना, सुनहरा अवसर खो देंगे। अपाहिज के पास इससे बढ़िया मौका है, वो नहीं आने वाला है, नहीं हो सकता कि वो अपनी पीड़ा समाज के सामने रख सके। मीडिया वाले कहते हैं कि हमारा लक्ष्य अपने कार्यक्रम को रोचक बनाना है और उसके लिए हम ऐसे प्रश्न पूछेंगे, ऐसे प्रश्न पूछेंगे कि वह रोने लगेगा। वे समाज पर भी कटाक्ष करते हैं कि वे भी उसके रोने का इंतजार करते हैं। कौन? समाज वाले। वह यह प्रश्न दर्शकों से नहीं पूछेगा। अब ये विशेष है, वो थोड़ा आगे बढ़ा के देखूं मैं एक बार, यहीं कर देता हूँ इसका विशेष। देखो इस काव्यांश में क्या क्या वर्णन। कवि ने क्षीण होती मानवीय संवेदना का चित्रण किया है। कवि ने क्षीण होती मानवीय संवेदना का चित्रण किया है। नंबर 2, मीडिया निर्माता पर करारा व्यंग है। मीडिया निर्माता पर करारा
व्यंग्य है। नंबर 3 अनुप्रास व प्रश्न अलंकार है। अनुप्रास व प्रश्न अलंकार है। प्रश्न करने का भाव है ना, तो प्रश्न अलंकार हो गया। मुक्त छंद है। मुक्त छंद है। भाषा अभिव्यक्ति सरल है ना। हाँ, खड़ी बोली में सहज अभिव्यक्ति है। सरल एवं भावानुकूल। सरल एवं भावानुकूल खड़ी बोली में, भावानुकूल खड़ी बोली में सहज अभिव्यक्ति है। सहज अभिव्यक्ति है। ठीक है, चलो ये विशेष हो गया। अगले पेज पर आइए विद्यार्थी। अब देखिए अगले पेज पर फिर हम, है ना, ये बातें मैंने बता चुकी हैं। यहाँ से देखेंगे, ये लो, है ना, आप और हम पूछ पूछ कर, ये तो हो ही गया। यहाँ से चलेंगे। अब तीसरा कार्यांश फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे। ठीक है, ये थोड़ा और बढ़ा लेंगे। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे, है ना। यहाँ से चलिए आप। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूल, है ना, फूली हुई आँख का एक, फूली हुई आँख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी। आशा है आप उसे, उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। एक और कोशिश। दर्शक धीरज रखिए, देखिए हम दोनों को एक साथ रुलाने वाले हैं, है ना, एक संग रुलाने वाले हैं। और थोड़ा आगे और चलिए विद्यार्थियों, है ना, जो अगले पेज के ऊपर है। आप और वह दोनों, कैमरा बहस करो, नहीं हुआ रहने दो पर्दे पर, वक्त की कीमत अब मुस्काएंगे हम। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी कसर रह गई। धन्यवाद। अब यहाँ तक अपन क्या जानेंगे, अर्थ जानेंगे। ठीक है, अब पुनः आप है वो प्रसंग में आ जाइए। ये लोग आपका यहाँ से पढ़ना है, फिर से आपको पढ़ना है, तो आप ये प्रसंग लिखेंगे। चलो, प्रसंग, ठीक है, तो मैं बता देता हूँ प्रसंग आपको। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कैमरे में बंद अपाहिज शीर्षक कविता से लिया गया है। इस कविता के रचयिता रघुवीर साय हैं। इस कविता में कवि ने मीडिया की संवेदनहीनता का चित्रण किया है ना। वही प्रसंग रहेगा जो एक बार मैंने बता दिया है, वही। चलो, अब व्याख्या करेंगे हम, पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे, है ना। व्याख्या सुनना यहाँ से, है ना। तीसरा काव्यांश है वो, है ना। यहाँ से आप क्या सुनेंगे, व्याख्या सुनना।
हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे, इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का, है ना। ये प्रश्न पूछा नहीं जाएगा, ये बात हमने पूर्व की में कर चुकी है। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे, हम पर्दे पर दिखलाएंगे। कवि वर्णन करते हुए कहता है, कवि वर्णन करते हुए कहता है कि दूरदर्शन वाले अपाहिज को, दूरदर्शन वाले अपाहिज का है ना, मानसिक शोषण करते हैं। कवि कहता है कि दूरदर्शन वाले अपाहिज का मानसिक शोषण करते हैं। वे उसकी फूली हुई आँख की तस्वीर को बड़ा करके पर्दे पर दिखाएंगे। विद्यार्थियों, दुख और पीड़ा के कारण क्या है कि उसकी आँख वो फूली हुई है। भाई दुख और पीड़ा के कारण आँखें कैसी हो जाती है जानते हैं ना। हाँ, यहाँ से समझ लो। कवि वर्णन करते हुए कहता है कि मीडिया वाले अपने पर्दे पर अपाहिज की फूली हुई आँख की बड़ी तस्वीर दिखाएंगे। वे उसके होठों पर होने वाली बेचैनी, कसम साठ, बेचैनी और कुछ न बोल पाने की तड़प को भी दिखाएंगे। ऐसा करके वे दर्शकों को उसकी पीड़ा बताने की कोशिश करेंगे, है ना। पीड़ा बताने की कोशिश करेंगे। वे कोशिश करते हैं कि वे रोने लगे। साक्षात्कार लेने वाले दर्शकों को धैर्य धारण करने के लिए कहते हैं कि थोड़ा धैर्य धारण कीजिए, हमें दोनों एक संग रुलाने हैं। कि दर्शकों और अपाहिज दोनों को एक साथ रुलाने की कोशिश करते हैं। समझ में आ गया क्या। व्याख्या। कवि वर्णन करते हुए कहता है कि मीडिया वाले अपाहिज का मानसिक शोषण करते हैं। वे उसकी फूली हुई आँख को अपने पर्दे पर बड़ी करके दिखाते हैं और अपाहिज के होठों पर एक बेचैनी है उसको भी दिखाते हैं। ऐसा करके वे दर्शकों को उसकी पीड़ा बताने की कोशिश करेंगे। वे कोशिश करते हैं कि वह रोने लगे, कोशिश करते हैं कि अपाहिज है वो क्या रोने लगे। और कहते हैं कि एक कोशिश और, है ना, वे कोशिश करते हैं कि वह रोने लगे। साक्षात्कार लेने वाले दर्शकों को धैर्य धारण करने के लिए कहते हैं। धीरज रखिए, हम दोनों हैं वो दर्शक और अपाहिज दोनों को एक साथ रुलाने की कोशिश करते हैं। इसका अर्थ और रह गया, अगले पेज पर देखना। आप और वह दोनों, आप और वह दोनों। तभी वे निर्देश देते हैं कि अब कैमरा बंद करो, है ना, कैमरा बंद कर दो। यदि अपाहिज अपना दर्द पूर्णतः पर्दे पर व्यक्त न कर पाया तो कोई बात नहीं। ठीक है। अरे अपाहिज यदि अपना दर्द है वो पर्दे पर व्यक्त नहीं कर पाया तो मीडिया वाले कहते हैं कि बस रहने दो, समय की बहुत कीमत है, समय की बहुत कीमत है। इस कार्यक्रम के बंद होते ही दूरदर्शन में कार्यरत सभी लोग मुस्कुराते हैं और ये घोषणा करते हैं कि आप सभी दर्शक सामाजिक उद्देश्य से भरपूर कार्यक्रम देख रहे थे। इसमें थोड़ी सी कमी यह रह गई कि हम आप दोनों को एक साथ रुला नहीं पाए। फिर भी ये कार्यक्रम देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। ये व्याख्या हो गई। अब विशेष।
ठीक है, विशेष। नंबर 1 लिखो विशेष में, अपाहिज की बेचैनी, अपाहिज की बेचैनी, अपाहिज की बेचैनी तथा मीडिया, व दर्शकों की संवेदनहीनता को दर्शाया गया है। संवेदनहीनता को दर्शाया गया है। नंबर 2 मुक्त छंद है, मुक्त छंद है। नंबर 3 पर्दे पर में अनुप्रास अलंकार है। पैवरण की आवृत्ति हो रही है, पर्दे पर में अनुप्रास अलंकार है। नंबर 4 व्यंग्यपूर्ण नाटकीयता है, व्यंग्यपूर्ण नाटकीयता है। ठीक है, तो चलिए विद्यार्थियों, आज आपने क्या अध्ययन किया उसकी थोड़ी सी मैं चर्चा कर लेता हूँ। एक शुरू के पेज से ही अपन चलेंगे। तो विद्यार्थियों, ये तो आपने है वो कविता का संक्षेप में परिचय, कवि का परिचय यहाँ तो जाना था। और इस वाले पेज में है वो आपने देखियो, ये कविता थी आपकी। तो इस कविता का मैंने भावार्थ करवाया, शब्दार्थ बताइए, प्रसंग है वो लिखा मैंने। ठीक है ना, अलग अलग परिच्छेद बना करके प्रसंग लिखा, और प्रसंग लिखने के बाद में व्याख्या की। फिर दूसरा परिच्छेद में अपन चले। ठीक है भाई, ये दूसरा परिच्छेद है, इसकी कुछ पंक्तियाँ अगले वाले पेज पर आपको मिलेंगी। फिर चलिए आगे देखो, ये विशेष पहले वाले का है। ये विशेष कौन से वाले का है? पहले वाले का है। फिर इसके बाद में हमने ये दूसरा परिच्छेद पढ़ा है, दूसरे का प्रसंग मैंने बोल दिया है, व्याख्या करवा दी है। और दूसरे वाले का विशेष है वो अगले पेज पर मिलेगा, है ना। ये दूसरे वाले का विशेष आ गया। ठीक है, दूसरे का नहीं, तीसरे का विशेष है ये। ठीक है, तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, आपने है ना ये कविता पढ़ी। और अब ये जो अभ्यास प्रश्न है ना, अभ्यास प्रश्न के साथ है वो आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स यू प्यारे विद्यार्थियों। आप प्रसन्नचित रहे, आनंदित रहे और यूं ही मुस्कुराते रहे। थैंक्स यू।